बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 13 प्रिय पौधा। पहला प्रश्न है, पाठ प्रिय पौधा में आए र के विभिन्न रूपों के तीन तीन शब्द लिखिए। बच्चों, मैं आपको र के विभिन्न रूपों के बारे में पहले कई बार बता चुकी हूँ और इससे संबंधित वीडियोस मैंने आपको कई बार भेजी हैं, तो आज मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझाऊंगी, बल्कि प्रश्न का उत्तर करवाते हुए थोड़ा थोड़ा बताती चलूंगी। र के विभिन्न रूप, ये है साधारण र, और र के ही अन्य रूप भी हैं बच्चों। जैसे ये है र का रेफ रूप। रेफ आप देख रहे होंगे, इसे अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श पे रेफ लगाया गया है, तो र का जो रेफ रूप है उसे अक्षर के ऊपर लगाया जाता है और उसे उस अक्षर से पहले पढ़ा जाता है जिस पर ये लगाया गया है। जैसे यहाँ श पे रेफ लगा है, तो हम जब इसे पढ़ेंगे, इस शब्द को पढ़ेंगे, तो र को पहले पढ़ेंगे, श को बाद में। जैसे यहाँ श पे लगा है तो हम इसे पढ़ेंगे स्पर्श। और बच्चों, हम रेफ को थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, तो यहाँ रेफ से बने तीन शब्द हैं, स्पर्श, प्रदर्शनी, निर्णय। यहाँ पे श पे रेफ लगा है, दूसरे में भी श पे लगा है, और यहाँ तीसरे शब्द में ण पे रेफ लगा है। स्पर्श, प्रदर्शनी, निर्णय। तो आपने देखा होगा कि मैंने रेफ को जल्दी से पढ़ा और उस शब्द से पहले पढ़ा जिस पर ये लगाया गया है। बच्चों, अब दूसरा अगला रूप जो है वो है पदेन। पदेन जो कि अक्षर के पैरों में लगता है। देखिए, पदेन के ये रूप है, एक तो इस तरह से टेढ़ी लाइन और दूसरा उल्टे वी की तरह। आपको यहाँ पर पदेन के एक ही रूप से शब्द बनाने के लिए कहा गया है, इस रूप से शब्द बनाने के लिए नहीं कहा है। सिर्फ जो खड़ी पाई में लगाया जाता है उससे ही आपको शब्द बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए बच्चों, रेफ ये रेफ था और ये पदेन है जो अक्षर के पैरों में लगता है, लेकिन ये उन अक्षरों में लगाया जाता है। र का ये टेढ़ी लाइन वाला रूप उन अक्षरों में लगाया जाता है जहां पर खड़ी पाई होती है, अर्थात एक सीधी रेखा होती है। यहाँ देखिए, प के नीचे लगा है। तो ये जो तीन शब्द मैंने बनाए हैं वो है प्रदर्शित, यहाँ प के नीचे लगा है। फिर है प्रिय, यहाँ भी प के नीचे लगा है। फिर है प्रतिदिन। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द बनाए गए हैं उनमें तो ये प के नीचे ही लगाया गया है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि र का ये वाला रूप जहां लगाया जाता है वहां खड़ी पाई का होना जरूरी है, मतलब खड़ी पाई में ही ये वाला रूप लगाया जाता है। जो दूसरा उल्टे वी की तरह रूप है वो गोलाक्षरों में लगाया जाता है। जो अक्षर गोलाकार होते हैं ना, जैसे ट है, देखिए गोल है, तो ऐसे अक्षरों में र का ये वाला उल्टा वी वाला रूप लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपने रेफ वाले शब्द भी देखे और पदेन वाले शब्द भी देखे। अब बच्चों, तीसरा जो है ये है, आप देख रहे होंगे सी की तरह रूप है यहाँ पर, तो ये है री। री की मात्रा, री ऋषि, इसकी मात्रा जो है इसके रूप हैं। पहला है नृत्य, इसे री की तरह पढ़ा जाता है। न के नीचे जब ये सी की तरह इसका रूप है ये लगाया गया तो क्या बना, नृत्य। फिर है दूसरा दृष्टि और वृक्षों। तो बच्चों, इस तरह हमने र के विभिन्न रूपों से शब्द बनाए। चलिए आइए अब करते हैं प्रश्न 2। अब है प्रश्न 2, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। यहाँ पर आपको कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें किस में बदलना है, विशेषण शब्दों में। तो बच्चों, पहले कई वीडियोस में मैं आपको संज्ञा के दो भेदों, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ और आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से कर भी लेते हैं। तो आज इस प्रश्न को करने से पहले हम जानेंगे संज्ञा के तीसरे भेद, भाववाचक संज्ञा के बारे में। बच्चों, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ये तो इसकी परिभाषा है। मैं बड़े साधारण से शब्दों में आपको समझाना चाहूंगी। बच्चों यहां देखिए, ये दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपस में दोस्त हैं। तो इनकी जो दोस्ती है उसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उनके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि इनमें आपस में गहरी दोस्ती है। लेकिन क्या आप कभी दोस्ती को छू सकते हो? नहीं ना। वैसे ही मान लीजिए गर्मी के दिन है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आप उस गर्मी को महसूस कर सकते हो कि आपको बहुत गर्मी लग रही है। उस गर्मी को आप छू नहीं सकते। उसी तरह अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, सर्दी को आप छू सकते हो? नहीं ना। केवल आप महसूस कर सकते हो कि मुझे सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है। वैसे ही बच्चों यहां देखिए, मिठास, मिठास शब्द जो है, अब मिठास को आप कैसे छू सकते हो? नहीं छू सकते। लेकिन अगर कुछ मीठा होगा जिसमें कि मिठास है, उस मीठे को, उस मिठाई को तो आप छू सकते हो, लेकिन उसमें छिपी हुई जो मिठास है वो आप नहीं छू सकते, बल्कि आप उसे महसूस कर सकते हो जब आप वो मिठाई खाओगे कि ये मिठाई कैसी है, उसमें मिठास है, लेकिन आप उस मिठास को नहीं छू सकते। तो बच्चों वो चीजें जो हम छू नहीं सकते हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे मिठास है, दोस्ती है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब हम छू नहीं सकते हैं, बल्कि इनका एहसास कर सकते हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को बच्चों क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों ऐसे ही कुछ भाववाचक संज्ञाएं यहां पर दी गई हैं, जैसे सरलता। आप सरलता को छू सकते हो? नहीं ना। उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो कि ये इंसान कितना सरल है, इसमें कितनी सरलता है। सरलता यानी सीधापन। तो इस सरलता शब्द में क्या विशेषण छिपा है, इसकी क्या खासियत है कि ये सरल है, सीधा है। तो बच्चों सरलता शब्द से, सरलता जो भाववाचक संज्ञा है, उसे जब हम विशेषण में बदलेंगे तो क्या बनेगा? सरल। वैसे ही प्रसन्नता, प्रसन्नता या खुशी को आप छू सकते हो? नहीं ना, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो। तो वो क्या है? प्रसन्नता शब्द क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इससे हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्रसन्न। प्रसन्नता में कौन सा विशेषण या विशेषता छिपी है? प्रसन्न, खुशी। तो यहां पर क्या आएगा? प्रसन्न। फिर है सुख। अब कोई व्यक्ति बड़ा सुखी होता है, तो ये बताइए कभी आपने सुख को छुआ है? नहीं ना, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सुख जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है और उससे विशेषण क्या बनेगा? सुखी। वैसे ही दया, दया का भाव आप देखिए, कभी आप किसी को देखकर आपको दया आ जाती है, कोई गरीब है या कोई भूखा है, तो आपके मन में क्या भाव आता है? दया का भाव आता है ना उसके प्रति। या कोई मान लीजिए छोटा सा पक्षी या जानवर ठंड में ठिठुर रहा है, तो आपको क्या आएगी? उस पे दया आ जाएगी। लेकिन कभी आपको वो दया दिखती है? नहीं ना, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। आपके मन में दया का भाव पैदा हो सकता है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। तो दया जो है बच्चों एक भाववाचक संज्ञा है, और इससे जब हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? दयालु। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं को हमने विशेषण शब्दों में बदला। तो आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उन्हें विशेषण शब्दों में कैसे बदला जाता है। अब है प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द उपसर्गों के योग से बने हैं और कुछ प्रत्ययों के योग से बने हैं। इन्हें छांटकर सही वर्गों में लिखिए। बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे भरपेट, मिलावट, हर घड़ी, प्रतिदिन, कपूत, मोरनी, चांदनी, अपमान, बदहाल, मधुरता, दवाखाना और गाड़ीवान। इनमें से कुछ एक शब्द जो हैं वो उपसर्ग से बने हैं और कुछ एक शब्द प्रत्यय से बने हैं। तो मैंने आपको पहले भेजी गई 2 वीडियोस में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था। पाठ 9 अजंता की सैर में भी मैं आपको प्रत्यय और उपसर्ग पर बनी वीडियो भेज चुकी हूं। तो आइए अब छांटते हैं
उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द। तो बच्चों पहला हम देखेंगे, पहला है भरपेट। अब आप इसमें देखिए कि मूल शब्द क्या है, पेट, और इसमें जो भर शब्दांश है वो कहाँ लगा है, मूल शब्द से पहले। तो मूल शब्द से पहले अगर ये लगा है तो इसका अर्थ कि ये क्या है, उपसर्ग है। भर उपसर्ग को जब हमने पेट मूल शब्द में जोड़ा तो क्या बना, भरपेट। तो भरपेट क्या है, उपसर्ग। अब हम देखेंगे मिलावट क्या है। इसमें जो मूल शब्द है बेटा वो है मिल, और जो मिल मूल शब्द में बच्चों आवट शब्दांश जोड़ा गया है। जो मिल मूल शब्द से पीछे जोड़ा गया है, इसलिए वो क्या है, प्रत्यय है। तो मिल जमा आवट क्या बना, मिलावट। तो बच्चों जब मिल मूल शब्द में आवट शब्दांश जोड़ा गया, कहां जोड़ा गया, पीछे जोड़ा गया, तो इसका मतलब ये शब्द क्या है, प्रत्यय है। तो मिलावट को हम कहां लिख लेंगे, प्रत्यय वाले खाने में। फिर है हर घड़ी। इसमें मूल शब्द है घड़ी, और इसमें क्या जोड़ा गया है, हर शब्दांश जोड़ा गया है, जो कहां जोड़ा गया है, घड़ी से पहले। तो ये क्या है, उपसर्ग है, और इसे हम उपसर्ग वाले खाने में लिख देंगे। फिर है प्रतिदिन। इसमें मूल शब्द है दिन, और इसमें जोड़ा गया है प्रति। तो प्रति कहां जोड़ा गया है, दिन से पहले, इसलिए ये क्या है, उपसर्ग है। फिर है कपूत। बच्चों कपूत, इसमें मूल शब्द है पूत। पूत का अर्थ होता है पुत्र। इसमें हमने जोड़ा क, तो क पूत से पहले जुड़ा है, इसका मतलब ये उपसर्ग है। तो पूत में जब हमने क जोड़ा तो बन गया कपूत। पूत का अर्थ होता है पुत्र, और कपूत का अर्थ होता है बुरा पुत्र। तो बच्चों ये क्या है, उपसर्ग है, इसलिए हमने इसे उपसर्ग वाले खाने में लिख लिया। अब है मोरनी। मूल शब्द है मोर, इसमें हमने जोड़ा नी। तो नी कहां जोड़ा है, मोर के बाद, मोर से पीछे। तो पीछे जो जोड़ा जाए, मूल शब्द से पीछे जो शब्दांश जोड़ा जाए वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो हम मोरनी को प्रत्यय वाले खाने में लिख लेंगे। फिर है अपमान। इसमें मूल शब्द है मान, तो मान में हमने क्या जोड़ा, अप शब्दांश, जो कहां जुड़ा है, पहले। तो ये क्या है, उपसर्ग, इसे हम उपसर्ग में लिख लेंगे। फिर है बदहाल। बदहाल में बच्चों जो हाल है वो मूल शब्द है, इसमें हमने जोड़ा बद, जो कहां जुड़ा है, पहले। तो ये क्या है, हाल से आगे जुड़ा है, तो क्या है, उपसर्ग है, इसे हम उपसर्ग में लिख लेंगे। फिर है मधुरता। मधुर जमा ता, तो ता जो है वो पीछे जुड़ा है, इसलिए ये प्रत्यय है। फिर है दवा खाना। इसमें मूल शब्द है दवा, और इसमें जुड़ा है प्रत्यय खाना। तो ये क्या है, जब पीछे शब्दांश जुड़ा है तो इसका अर्थ ये प्रत्यय है, तो इसे प्रत्यय वाले खाने में लिख लेंगे। फिर है गाड़ी वान। अब इसमें भी मूल शब्द क्या है, गाड़ी, और इसमें जो वान शब्दांश है वो कहां जुड़ा है, गाड़ी से पीछे। तो ये भी क्या है, प्रत्यय है, इसे भी हम प्रत्यय वाले खाने में लिख लेंगे। तो देखिए उपसर्ग से बने शब्द हैं भरपेट, हर घड़ी, प्रतिदिन, कपूत, अपमान और बदहाल। प्रत्यय से बने शब्द हैं मिलावट, मोरनी, चांदनी, मधुरता, दवाखाना, गाड़ीवान। इनमें प्रत्यय कौन से हैं, मिलावट में आवट, मोरनी में नी, चांदनी में भी ई प्रत्यय लगा है, मोर जमा नी, चांद जमा नी, तो इसमें ई प्रत्यय लगा है, मधुर जमा ता, दवा जमा खाना, गाड़ी जमा वान। और यहाँ पे उपसर्ग कौन से लगे हैं बच्चों, भर, यहाँ पे हर, प्रतिदिन में प्रति, कपूत में क, अपमान में अप, और बदहाल में बद। तो इस तरह से ये हम छांटकर उपसर्ग वाले शब्दों को उपसर्ग वाले खाने में लिखेंगे और प्रत्यय वाले शब्दों को प्रत्यय वाले खाने में लिखेंगे।